दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 3 मई है। अभी कुछ एस्पिरेंट हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर भी और कमेंट बॉक्स में भी मैसेज किया हुआ है कि उन्होंने कला विषय के लिए मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन किया हुआ है। तो वो जानना चाहते हैं कि जैसे कि वाणिज्य विषय के लिए एक लिस्ट जारी हुई थी ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि एक सूची जारी की गई थी, यहाँ पर एक विज्ञप्ति थी जिसमें यह बताया गया था कि कितने अनुक्रमांक यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनके फार्म एक्सेप्ट हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके फार्म रिजेक्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं तो किन कारणों से हुए हैं। तो मतलब अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि उनके फार्म एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, और कला विषय के सापेक्ष या अन्य विषयों के सापेक्ष उनकी ये जिज्ञासा बनी हुई, क्या ये इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी कि किनके फार्म एक्सेप्ट हुए, किनके एक्सेप्ट नहीं हुए। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर जो क्वेरी की है वो कला विषय के सापेक्ष की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कला विषय की जो परीक्षा है अभी इसमें समय है। 13 जून को परीक्षा करवाई जाएगी। जीव विज्ञान, कला और उर्दू की परीक्षा यह 13 जून को होगी। अभी तो सबसे पहले 16 मई और 17 मई को जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि और उद्यान कर्म की, और 17 मई को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी है। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर यह भी है कि ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी विषय हों सभी विषय में ऑब्जेक्शनल लिस्ट हो, यानी कि गलत तरीके से लोग आवेदन करें, उनके आवेदन रद्द हों। तो अगर आपके फार्म में कोई त्रुटि होगी या सामूहिक रूप से बच्चे त्रुटि करते हैं तो आयोग ये लिस्ट जारी कर सकता है, और अगर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो फिर इस प्रकार की कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। यानी कि आपने अगर किसी भी विषय के सापेक्ष आवेदन किया हुआ हो, मेरी बात को अंडरलाइन कीजिएगा कि अगर आपने किसी भी विषय के सापेक्ष आवेदन किया हुआ है और आयोग ने उस विषय के सापेक्ष कोई इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की जो मतलब रोल नंबर हैं उनको नाम देकर ये बताया गया कि इनके अभ्यर्थी निरस्त कर दिए गए हैं, इसका मतलब सभी फार्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो अगर आपके फार्म में त्रुटि होगी तभी जाकर इस प्रकार की लिस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं जो भी एस्पिरेंट हैं और जिनके भी मन में इस प्रकार के सवाल हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन सब बातों पर फोकस ना करें। फिलहाल आपकी जो परीक्षा है, अगर आपने आवेदन कर दिया है या आवेदन आप अभी करने वाले हैं, तो मुख्य रूप से आप अपना जीएस और सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करें। और दोस्तों एक बात और भी कि क्योंकि ये जो परीक्षा है लिखित परीक्षा है, यानी कि मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आपके लिखने की जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है तो यकीन मानिए आपको आता तो सब कुछ रहेगा लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। तो मतलब वहाँ पर क्या होगा कि लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बात ये है कि कुल मिला के 3250 शब्द आपको लिखने हैं 3 घंटे में। तो यहाँ पर क्या रेशियो रहेगा ये तो आप खुद सेट करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लिख तो ले जाते हैं लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ही पुअर बनने लगती है। वजह बस ये होती है कि आपने प्रैक्टिस बंद कर दिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 2 घंटे आप रोज़ लिखें, 2 घंटे आप अपनी परीक्षा तक रोज़ लिखें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई त्रुटि मतलब इस प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं होने पाए कि आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो 2 घंटे आप रोज़ लिखें, और जो आपके अक्षर हों थोड़े से अस्पष्ट हों, बड़े हों, दूर दूर लिखें आप, ताकि जब आपकी कॉपी जांची जाए तो वो प्रभावशाली लगे। बाकी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है, कौन कौन से पेन इस्तेमाल करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप लिख के सर्च कर सकते हैं कि मेंस राइटिंग स्ट्रेटजी बाय स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभ्यर्थियों को परीक्षा में कुल 10 लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा 125 शब्दों में, और 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे 200 शब्दों में। इस प्रकार से पीसीएस में भी 3 घंटे की परीक्षा में 3250 शब्द लिखने पड़ते हैं। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है। हालांकि पीसीएस में 6 पेपर होता है, तो मतलब यहाँ पर केवल आपको एक ही पेपर देना है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक खबर और भी प्रकाशित हुई है कि एक ही बोर्ड, एक ही कोर्स, भर्ती प्रक्रिया अलग अलग। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें भले ही यूपी बोर्ड से पाठ्यक्रम संचालित होते हैं लेकिन इनमें भर्ती प्रक्रिया अलग अलग होती है। राजकीय विद्यालयों में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो यूपी पीएससी के माध्यम से होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें प्री और मेंस की परीक्षा करवाता है। जबकि अगर हम बात करें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के बारे में तो इसमें जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होती है
केवल एक लिखित परीक्षा होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आगामी अब आपकी 9-10 मई को और टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को करवाई जाएगी, तो इसमें केवल एक ही परीक्षा होगी। अब आगामी जो वैकेंसी आएगी, क्या उसमें प्री और मेन रहेगा, तो इसके बारे में अभी निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्री और मेंस होने की संभावना टीजीटी पीजीटी में बहुत कम है। अभी तो चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं कि प्री मेंस करवाया जाएगा। अभी जो प्रक्रिया पुरानी वाली थी उसी को मान के चलिए और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। तो टीईटी 2026, जैसा कि आप जानते हैं यूपी टीईटी में आवेदन करने की आज लास्ट डेट है और ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने NIOS डिलीट किया हुआ है, यानी कि उनका जो पाठ्यक्रम है डिलीट का केवल 18 महीने का है, अभी तक वो यूपी टीटी या फिर टीटी सीटीटी वगैरह में आवेदन नहीं कर पाते थे, उनको कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। यानी कि अगर वो टीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिलहाल उनका जो परिणाम होगा वो कोर्ट के द्वारा जो आदेश आएगा, अंतिम रूप से फैसला जो होगा उसी के अधीन रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा कि आज आवेदन की अंतिम तिथि है, तो हर हालत में आज आप आवेदन कर लें। अगर आपने NIOS से डिलीट किया हुआ है या फिर अगर आप आवेदन करने से अभी तक चूके हुए हैं तो आपके पास समय नहीं है। ये जो मैं आपको सेशन दे रहा हूँ इसके तुरंत बाद आप स्टार्ट करिए और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और AEDO की परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं रद्द कर दी गई है और इसमें हालांकि आयोग ने कहा कि पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित और कदाचार मुक्त तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आयोग अब जांच के बाद ही परीक्षा लेगा। BPSC ने बताया कि जिला प्रशासन की सतर्कता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ के आदि के माध्यम से कदाचार करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों और अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब दोस्तों AEDO का प्रभाव ये पड़ रहा है कि अब जो आपकी TRE 4 होने वाली है, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं BPSC TRE की जो अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं केवल एक स्टेप की परीक्षा हुई थी और उसमें अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा था तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदला भी जा सकता है। TRE 4 की परीक्षा में प्री और मेंस कराने के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में प्रमुखता से अखबार ने प्रकाशित किया है कि अब जो आगामी AEDO और TRE 4 की परीक्षा होगी और अन्य परीक्षाओं में भी एकल परीक्षा समाप्त की जा रही है। मतलब BPSC ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया है और विभाग इस पर विचार कर फैसला लेगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो उसके बाद एक नई नियमावली बनेगी और TRE 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आपको प्री और मेंस देना पड़ सकता है। इस नियमावली को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक AEDO परीक्षा का फिर से विज्ञापन जारी किया जा सकता है। AEDO परीक्षा का दोबारा से विज्ञापन जारी किया जा सकता है। नए सिरे से अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं है। ठीक है, और अगली खबर है दोस्तों यहाँ पर कि पढ़ाई, भोजन, गणवेश, आवास निःशुल्क, फिर भी 23,000 से अधिक सीटें खाली। तो उत्तर प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जिनमें कुल 1,21,425 सीटों पर छात्राओं को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केवल कुल मिला के 98,396 सीटों पर ही नामांकन हुआ है, जिससे 23,000 सीटें रिक्त हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि इतनी सुविधाएं देने के बावजूद अभी भी तमाम सीटें जो हैं वो खाली जा रही हैं। नीट UG की आज परीक्षा है। 565 शहरों में कुल 22.79 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इसके लिए जो विदेशों में भी 14 केंद्र बनाए गए हैं। पेन पेपर आधारित यह परीक्षा होगी। पहली बार घर से पानी यानी पीने का पानी लाने की अनुमति प्रदान की गई है और परीक्षा केंद्र में डबल लॉक स्ट्रांग रूम में 24 घंटे 1.85 लाख कैमरों के साथ 4 स्तरीय CCTV निगरानी हो रही है। तो दोस्तों 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच पेन पेपर आधारित यह परीक्षा होगी। इसमें लगभग 22,79,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों से ये कहा गया है कि सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। उसके बाद केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस बात का तो आप लोग बहुत ही खास ख्याल रखें कि 1:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। और कल जो है इमरजेंसी सायरन चेक किया गया था। सभी कुछ मोबाइल फ़ोन पर बजे थे। मेरे मोबाइल पर तो भाई नहीं बजा था, आपके मोबाइल पर बजा था तो बताना। तो मतलब ये था ना कि एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की गई है कल भारत सरकार के द्वारा।
तो इस दौरान क्या हुआ था कि लोगों के मोबाइल फ़ोन पर अचानक सायरन बज उठा। यह अलार्म करीब 11:40 के आसपास बज रहा था। तो कई सारे लोग तो घबरा भी गए थे। हालांकि यह एक टेस्टिंग था। इसके बाद बताया गया कि अगर कोई आपदा आती है, सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय, लोगों को तुरंत सूचित किया जा सकेगा। इस प्रकार मतलब यहाँ पर ये अलर्ट भेजने का एक तरीका है जो कि टेस्ट किया जा सकता है। जापान, अमेरिका और कनाडा और यूके में इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही है। तो ये फ़ायदा ये होगा कि समय का बचाव होगा। युद्ध, आपातकाल, सुनामी और बाढ़, भूकंप आदि में यहाँ पर एक सही प्लानिंग की जा सकती है। और गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो धीरे धीरे अब भोजन पर भी इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।